विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पहले इसके पूर्व के क्लास में हम आपको बता चुके हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में अध्याय 1 में बाल अधिकार और सार्वभौमिक शिक्षा, बहुत सारी चीजें आपको अध्याय 1 में बताए हैं। अब आज हम आपको अध्याय 2 प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियों के बारे में बताएंगे। और एक बात है, उसमें स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात, आज़ादी के पहले और बाद में शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या समितियां गठित की गई, क्या क्या आयोग बनाए गए, उसका हम अवलोकन करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व की बात करें तो पूरी तरीके से अपना देश भारत गुलाम था। उस गुलाम भारत में शिक्षा की जो व्यवस्था, एलिमेंट्री एजुकेशन की व्यवस्था के बारे में अंग्रेज क्या कहें तो पहले देखा जाए तो अंग्रेज व्यापारी या फिर पुर्तगाली या फिर डच या फ्रांसीसी एक क्रमवार यहाँ पे आए और अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। व्यापारिक केंद्र बनाने के पश्चात यहाँ की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी योजना बनाना शुरू किया और इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1611 से लेकर 16 से 13 मछलीपट्टनम एवं सूरत में कारखानों की स्थापना किया। ये सब कंपनियां आई और अपने कारखानों की स्थापना किया और शिक्षा का प्रचार, धर्म के उत्थान तथा अंग्रेजी कर्मचारियों के लिए इन्होंने बनाया। इनका उद्देश्य यह था कि हमारे धर्म का उत्थान हो और जो भी कर्मचारी यहाँ पे काम करें उनकी शिक्षा के लिए, उनकी शिक्षा जब वो अशिक्षित रहेंगे तो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। इसी के संदर्भ में मछलीपट्टनम एवं सूरत में कारखानों की स्थापना हुई और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया और धर्म के उत्थान के संदर्भ में शिक्षा से जोड़े तथा अंग्रेजी कर्मचारियों के लिए उनका व्यवस्थित सुनियोजित तरीके से काम करने का क्षमता बढ़ाने के लिए। और इसी कड़ी में अब देखा जाए तो 1664 में कुछ भारतीयों को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेजा गया। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि ईसाई धर्म की एक शाखा है, ईसाई धर्म की एक शाखा है। इसका उदय 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन के फलस्वरूप हुआ। इसी के तहत ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी कंपनी आई उस शिक्षा से उसको जोड़ा और प्राथमिक एजुकेशन के तहत बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए और समितियों का गठन किया। देखना यहाँ पे यह है कि सन 1659 ईस्वी में आदेश पत्र जारी किया। इंग्लैंड ने अंग्रेज मिशनरियों को भारत लाने की इच्छा प्रकट किया। जो अंग्रेज मिशनरी थे उनको भारत लाने के लिए इच्छा प्रकट किया और सुनियोजित तरीका अपनाया, किंतु धार्मिक तटस्थता एवं व्यवहार को बढ़ाना था। इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको पूरी तरीके से भारतीयों को शिक्षा से जोड़ना था, जिससे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार सुनियोजित तरीके से भारत में हो सके। और 1698 का आज्ञा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के किलों, नगर रक्षक, सेनाओं एवं कारखानों में विद्यालयों की स्थापना की गई। आगे देखा जाए तो 1698 में दान आश्रित स्कूल, क्रिएटिव स्कूल की स्थापना किया गया। बच्चों की ऐसे स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा प्रबंधन किया गया।
उनके निःशुल्क एजुकेशन के लिए मैनेजमेंट का गठन किया गया। इसी अगली कड़ी में उनका क्या प्रयास था? 1673 में मद्रास में प्रथम माध्यमिक स्कूल की स्थापना पादरी पिंगले की नेतृत्व में किया गया। अंग्रेजों के प्रयास में मद्रास में प्रथम माध्यमिक स्कूल की स्थापना किया गया और जो स्थापना पादरी पिंगल के नेतृत्व में किया गया। सन 1719 बंबई में पादरी रिचर्ड कावे ने प्रोटेस्टेंट या फिर ईसाई बालकों के लिए स्कूल की स्थापना किया, जिससे ईसाई धर्म से जुड़े बच्चों का उनका धर्म का प्रचार प्रसार एवं शिक्षा का प्रसार प्रसार उचित तरीके से हो सके। आगे देखा जाए तो 1757 यानी प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों की इसी समय देखा जाए तो बंगाल की सेना ने 23 जून के मध्य लड़ाई लड़ा गया, जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला जैसे बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा ये सब जो भी राज्य थे, इसमें प्रचार प्रसार के लिए बंगाल की सेना तत्पर हो गई और 1765 सम्राट शाह आलम द्वारा अंग्रेज सांप्रदायिकता को स्वीकृति प्रदान करना इनका अहम भूमिका था। अब देखिए 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो कहा जाता है लागू किया गया, जिसके अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अंग्रेजों द्वारा 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उससे आशय यह था कि जिस प्रकार फाइन को रेगुलेटर द्वारा कम या ज़्यादा रफ्तार दिया जा सकता है, यानी रेगुलेटर में फाइन की कंट्रोलिंग व्यवस्था होती है धीमा और तेज करने का, उसी संदर्भ में अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया, जिससे हम भारतीयों पर अपना अधिकार, हम पर पूरी तरीके से कंट्रोल, हमको अपने तहत नियंत्रण, बहुत सारी व्यवस्थाएं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बात कही गई। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, जिससे अंग्रेज हम भारतीयों को अपने कंट्रोल में रखें। और 1780 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के गवर्नर होने के नाते कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। क्या किया? कलकत्ता मदरसा स्थापित किया, जो कि मुसलमानों को उच्च शिक्षा प्रदान करने का एक केंद्र था। मुसलमान के शिक्षा के लिए देखा जाए तो मदरसा एवं मकतब जो है वो छोटे बच्चों के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए मुस्लिम समाज का एक शिक्षा का केंद्र था। शिक्षा का एक धर्मशाला कहा जाए तो इसको कहा जा सकता है। और मदरसा जो है वो उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था, जो मुस्लिम समाज के प्रचार प्रसार के लिए, उनकी शिक्षा को प्रचार प्रसार के लिए मदरसा स्थापित किया था, जो कलकत्ता मदरसा के नाम से जाना जाता है। 1781 में संशोधित कानून सप्लीमेंट्री एक्ट के तहत भारतीय संस्कृति के अनुरूप न्याय व्यवस्था लागू की गई। 1781 में जैसा हमारा कल्चर है, जैसी हमारी संस्कृति है, जैसा हमारा सिविलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग अंग्रेजों के द्वारा न्याय प्रक्रिया अपनाई गई। ये अंग्रेजों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे हम देखेंगे सन 1791 में बनारस के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया। यह राजनैतिक उद्देश्य की मात्र पूरक संस्थाएं थी। ये जो बनारस की संस्था थी, ये पॉलिटिकल से जुड़ी हुई, राजनीतिक से जुड़ी हुई संस्था थी।
इसमें हम भारतीयों के पॉलिटिकल के बारे में, राजनीति के बारे में शिक्षा दीक्षा दिया जाता था अंग्रेजों के मार्गदर्शन में। आगे देखना है 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। ठीक, धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं तक।